आज आसमान थोड़ा घिरा हुआ लग रहा है। बाहर जाने से पहले शायद हमें अपना रेनकोट और छाता रख लेना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, हम जल्दी से इसे रख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम सिर्फ बादलों का रंग देखकर या कैलेंडर देखकर ही ऐसे फैसले ले लेते हैं। हमें बस पता होता है कि पक्का बारिश होने वाली है। लेकिन बादलों का रंग या कैलेंडर देखना ऐसे फैसले लेने में हमारी मदद कैसे करता है? तो चलिए बादलों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वे बस आसमान में तैरते हुए रुई जैसे सफ़ेद गोले नहीं होते। वे असल में पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं। अपने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि बादल कैसे बनते हैं। हमने देखा था कि सूरज महासागरों, झीलों और नदियों के पानी को गर्म करता है, जिससे पानी वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की प्रक्रिया से वाष्प बनकर उड़ने लगता है। जब यह गर्म वाष्प वायुमंडल में बहुत ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि ऊंचाई पर तापमान काफ़ी ठंडा होता है और इसके कारण वाष्प के कण संघनन या कंडेंसेशन की प्रक्रिया से ठंडे हो जाते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बादलों का बनना शुरू होता है। धीरे धीरे ये बादल बारिश वाले बादल बन जाते हैं और पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हर बादल से बारिश नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ खास शर्तें होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि बारिश वाले बादल कैसे बनते हैं। तो बारिश वाला बादल बनने के लिए या वर्षा वाला बादल बनने के लिए इस बादल को सबसे पहले भारी होना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बादल भारी कैसे हो सकते हैं। देखिए, बादल समुद्र और महासागरों के ऊपर बनते हैं क्योंकि उनका पानी वाष्पीकृत होता है, इवेपोरेट होता है, जिसके कारण बादल बनते हैं। लेकिन हम ज़मीन के ऊपर भी बादल देखते हैं। तो ये बादल ज़मीन तक कैसे पहुंचते हैं? तो असल में हवाएं ही उन्हें समुद्र से ज़मीन की ओर धकेलती हैं और जब हवाएं बादलों को धकेलती हैं तो अपनी इस यात्रा के दौरान ये बादल रास्ते में नमी इकट्ठा करने लगते हैं। जब वे ये नमी इकट्ठा करते हैं और फिर ठंडी हवा के बीच से गुजरते हैं तो पानी की ये बूंदें ठंडी होने लगती हैं और ये छोटी छोटी बूंदें ठंडी होकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदों में बदलने लगती हैं। अब आप इस बादल को एक स्पंज की तरह सोचिए, ठीक है? जब हम किसी स्पंज को पानी में डुबोते हैं तो शुरुआत में वो बहुत सारा पानी सोख सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो और ज़्यादा पानी सोखता है स्पंज भारी होने लगता है और फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां स्पंज अपने भीतर और ज़्यादा पानी नहीं रोक पाता और उसमें से पानी टपकने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे बादल आगे बढ़ते हैं उनके अंदर पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं और वे बड़े और भारी होने लगते हैं। इसके कारण बादल गहरे और स्लेटी रंग के, ग्रे कलर के दिखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां वे अपने अंदर और पानी नहीं रोक सकते और तभी यह पानी वर्षा या बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब तापमान हल्का ठंडा होता है तो पानी की बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं, जो हमें भारत के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो तब क्या होगा? यहाँ हम उस समय की बात कर रहे हैं जब तापमान हिमांक से यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, जैसे हिमालय के इलाकों में। तब हम देखते हैं कि पानी की बूंदें असल में जमकर बर्फ के क्रिस्टल बन जाती हैं और हिमवर्षा या बर्फबारी होती है। यही वजह है कि हिमालय जैसे ठंडे इलाकों में हिमवर्षा देखने को मिलती है, लेकिन देश के दक्षिणी हिस्सों में नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा तूफानी मौसम भी हो सकता है जहां बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों, है ना? तो जब बहुत ऊंचे बादलों में तेज़ हवाएं चलती हैं तो पानी की बूंदें हवा के साथ बार बार ऊपर नीचे जाती हैं। इसके कारण वे बर्फ के ठोस गोलों में बदल जाती हैं। अब इस पॉइंट पर वे बारिश के रूप में नीचे नहीं गिरती, बल्कि इससे ओले यानी हेलस्टोन्स बनते हैं। इसलिए बारिश हमेशा पानी की बूंदों के रूप में ही नहीं गिरती। यह ज़मीन पर किस रूप में पहुंचेगी ये मौसम और तापमान पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, बारिश साल के कुछ खास महीनों में ही क्यों होती है, पूरे साल क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब बहुत आसान है, ये हवाओं की वजह से होता है। देखिए, जून से सितंबर के महीनों के दौरान भारत बहुत गर्म हो जाता है ना? तो जब बहुत गर्मी होती है हम जानते हैं कि गर्म हवा ज़मीन से ऊपर की ओर उठती है और इसे बैलेंस करने के लिए समुद्र से ठंडी और नमी वाली हवा उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ती है। हम इन हवाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं और ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती हैं। तो इस यात्रा के दौरान जब बादल आगे बढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी नमी होती है और यही वजह है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिणी इलाकों में बहुत बारिश होती है। लेकिन क्या होगा अगर मौसम गर्म ना हो?
उदाहरण के लिए दिसंबर के महीने में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है ना, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा? तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब ज़मीन गर्म नहीं होती, हवाएं उल्टी दिशा में बहती हैं, यानी वे ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती हैं और ये हवाएं काफ़ी सूखी होती हैं। इसलिए दिसंबर के दौरान हमें सच में कोई बारिश देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ इलाकों में, जैसे तमिलनाडु के इलाकों में, नवंबर और दिसंबर के दौरान एक अलग तरह की हवा बहती है जिसे उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। और ये हवा बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी लेके आती है। यही वजह है कि पूर्वी इलाकों में सर्दियों के दौरान कुछ हद तक बारिश होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बारिश होने में हवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि बारिश और मानसून के मौसम कैसे काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा।